नमस्कार। इस प्रोग्राम में हम आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं भारत से आए हुए डॉक्टर राहुल महाजन जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में, जिससे कि आप गायनिकोलॉजिस्ट हैं और आप हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हैं। तो मॉरिशस में आप बहुत ही संक्षिप्त यात्रा पर आए हुए हैं। फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग इस विषय को ले रहे हैं, आज प्रेगनेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी कब होता है, क्यों होता है? अ, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी, आप हम सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी जो है एक कंडीशन है जो फिजियोलॉजिकल है, मतलब जो नेचुरल तरीके से आती है। लेकिन इसमें ऐसी कुछ स्पेसिफिक बीमारियां हैं या फिर कुछ सिचुएशंस प्रेगनेंसी में आती हैं जहां जो मदर है, माता है, या फिर जो शिशु हैं, माता के गर्भ में जो बेबी हैं, उन दोनों की जो लाइफ है वो खतरे में हो सकती हैं या फिर खतरे में जा सकती हैं। तो ये ऐसी कुछ कंडीशंस प्रेगनेंसी में जब आएगी तो उसको हम कहेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंडीशंस। सो ये प्रेगनेंसी कंडीशंस जो हैं ये गर्भावस्था के शुरू से लेके गर्भावस्था खत्म होने तक, मतलब प्रसव होने तक, प्रसूति होने तक किसी भी स्टेज पे आ सकती हैं। और इन कंडीशंस को जल्दी से आइडेंटिफाई करना और समय से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है माता और शिशु दोनों की स्वस्थ रहने के लिए। तो ये जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट है, ये आज के काल में बहुत महत्व रखता है एक अच्छा प्रेगनेंसी रिजल्ट देने के लिए। और इसीलिए ये डिस्कस होना ज़रूरी है और जनसामान्य जो लोग हैं सभी को इसके बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप भारत से आए हुए हैं और आप इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, तो मॉरिशस से जब आप आए, यहाँ कोई विशेष कारण रहा है? बहुत ही संक्षिप्त यात्रा पर आप आए हैं, तो थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे मॉरिशस में जब आए तो आपने कुछ जगहों का दौरा किया जहाँ पे ऐसे बच्चों का जन्म हुआ है जो किसी न किसी तरह से उनको कुछ परेशानी है। जी, आपने काफ़ी सही सवाल किया है यहाँ पे। मेरे यहाँ आने का जो मेन उद्देश्य था, मैं जुड़ा हूँ, मैं एक वॉलंटियर हूँ एक एनजीओ के साथ जिसका नाम है लकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पेशली एबल्ड, जो हम पहले डिसेबल्ड कहते थे, वी विल कॉल इट नो स्पेशली एबल्ड, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को ये मदद करता है आज की दुनिया में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके साथ उनको हेल्प करता है कि वो सीखें, और जो उनके पेरेंट्स के ऊपर ये जो डिसेबल्ड चिल्ड्रन का जो बर्डन है उसको थोड़ा लेसन करता है। उन बच्चों को कैसे ये चीज़ें सिखानी है, उनको कैसे मेन स्ट्रीम में लाना है, उनको कैसे जो अब हमारा मेन पॉपुलेशन है उनके साथ बराबर कंधे से कंधे मिला के कैसे चलना है, कैसे आगे ले आना है, इसका प्रोत्साहन देना और उनको शिक्षित करना। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है उसके साथ मैं जुड़ा हूँ, मैं उसका वॉलंटियर हूँ, और यही मेरा मेन रीज़न था इस विज़िट का मॉरिशस के लिए इस बार। तो जैसे हर एक लड़की जब शादी करती है, बेशक जब माँ बनने का समय आता है तो वो हमेशा ये प्रार्थना करती हैं कि उसका एक स्वस्थ बच्चा हो। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि निराश हो जाते हैं जब बच्चे इस तरह से पैदा होते हैं, कुछ न कुछ खामी हो जाती हैं। तो अब जैसे आप स्पेशलिस्ट हैं, जब एक महिला गर्भवती होती हैं तो प्रेगनेंसी के दौरान ही जब ये पता चलता है कुछ न कुछ खामी है, कुछ न कुछ परेशानी है, तो कैसे मैनेज कर पाते हैं? तो मैं इसको आपके सवाल को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। पहला तो ये कि जब एक जोड़ा, एक कपल शादी करता है तो शादी करने के बाद जब वो बेबी प्लान कर रहे हैं उसके पहले उन्होंने क्या सोचना चाहिए।
और एक बार प्रेग्नेंट आप हो जाएं तो उसके बाद उस कपल ने उस प्रेगनेंसी को हेल्दी तरीके से आगे बढ़ाने में और एक हेल्दी बेबी पाने में कैसे आगे बढ़ना है। हम अपनी भाषा में कहेंगे कपल को प्रेग्नेंट होना है, वो आते हैं हमारे पास और उनको हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग देते हैं। इसका मतलब है कि प्रेग्नेंट होने के पहले ही प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी लेना, उस प्रेगनेंसी को हेल्दी कैसे बना सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो माता के शरीर में या फिर जो होने वाला बच्चा है उसके शरीर में आ सकती हैं, उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। इसमें देखिए सिर्फ एक शारीरिक डिफेक्ट ही नहीं, इसमें मानसिक डिफेक्ट का भी की भी संभावना हो सकती है। तो जिसे हम एक हेरिडिटरी रूप से, एक जेनेटिक्स रूप से देख सकते हैं। तो इसको भी कैसे अवॉइड किया जा सकता है, इसकी काउंसलिंग की जाती है। जो होने वाला बेबी है वो हेल्दी कैसे हो सकता है, उसके लिए क्या सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, उसके लिए क्या चीज़ें आपने करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपने नहीं करनी चाहिए, जैसे कि आपका आहार हो गया, आपके एडिक्शंस हो गए, आपका ऑक्यूपेशन, आपका जॉब हो गया। काफ़ी चीज़ें हैं इस पे असर डालती हैं प्रेगनेंसी पे और होने वाले शिशु पे। तो ये हो गया पहला पहलू जो कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग हो गया। दूसरा पहलू है जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आपने कंटिन्यू करनी है। एक तो मेडिकेशन के रूप में, दूसरा कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे अगेन आई विल से कि एडिक्शंस हो गए, धूम्रपान हो गया, शराब हो गया, कुछ चीज़ें करनी है जैसे कि एक्सरसाइज हो गई, कुछ सटल एक्सरसाइज जैसे जो आपने करनी है डेफिनेटली करनी है। और उसके बाद मेडिकेशन कंटिन्यू करनी है। ऐसी कोई मेडिकेशंस हैं जो आपकी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए आपको दी जाएगी, जिसके बाद आपकी जो प्रोग्रेस है प्रेगनेंसी में वो थोड़ी स्मूथ रहेगी। तो वो भी ज़रूरी है। और कुछ कंडीशंस आप पहले से लेके आते हैं आपकी फैमिली की साइड से, जैसे कि आप कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन कहेंगे हम, या फिर कहेंगे डायबिटीज़, हाई शुगर। तो ये चीज़ों को प्रेगनेंसी में जब आप कोई लेडी प्रेग्नेंट होती हैं तो इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। प्रेगनेंसी ऐसी कंडीशन है जो आपकी कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को बढ़ावा दे सकता है और आपकी प्रेगनेंसी में आपको एडवर्स आउटकम्स मिल सकते हैं। तो उसको कैसे डिटेक्ट करना है समय पे और कैसे ट्रीटमेंट देनी है समय पे, सो दैट माता और शिशु दोनों स्वस्थ रहे। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है और ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे स्पेशलिस्ट के पास आपने जाना ज़रूरी है जो आपको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराए और आपको ट्रीटमेंट टाइम से दे, सो दैट आपका आउटकम अच्छा रहे। तो जैसे ये प्रेगनेंसी के दौरान जब महिलाएं जाती हैं, ये स्कैन वगैरह होता है, ट्रीटमेंट होता है, तो इसके दौरान पता चल सकता है कि कुछ समस्या है? जी, जैसे मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। एक लेडी आती हैं जिसकी उम्र 35 साल से 40 साल की है और वो पहली बार माँ बन रही है। तो इसमें हम कहेंगे एडवांस्ड मैटरनल एज, मतलब माता की उम्र आगे बढ़ चुकी हैं ऐसे एक कट ऑफ से, जिसके बाद उसके शरीर में कुछ चेंजेस आएंगे प्रेगनेंसी में जो कि ज़्यादा प्रोन रहेगी बीमार होने से। जैसे प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर लग जाना, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड शुगर लग जाना, प्रेगनेंसी में बेबी की ग्रोथ कम हो जाना जिसको हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कहते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में बेबी को जेनेटिक कंडीशन होना, जैसे कि आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम। तो जैसे जैसे मदर की उम्र बढ़ती है, वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो डाउन सिंड्रोम के चांसेस जो हैं बेबी में होने के वो बढ़ते जाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर कोई माता 20 साल की उम्र की है तो कोई माता 35 साल की उम्र की है या 40 साल की उम्र की है। तो 20 साल की उम्र में अगर बेबी हो रहा है तो उस बेबी को डाउन सिंड्रोम होने के जो चांसेस परसेंटेज होते हैं वो 1 in 1700 1800 बर्थ्स होते हैं। वही चांस जो है 40 की उम्र पे 1 in 70 या 1 in 80 हो जाता है। तो मतलब हर 80 माताओं में या 70 माताओं में 40 की उम्र में एक डाउन सिंड्रोम बेबी पैदा होगा। तो ये जो चांस है उम्र के हिसाब से बढ़ता जाता है।
तो ये पहला सिनेरियो होगा। तो इसलिए आपने ज़रूरी है उस उम्र पे अगर कोई प्रेग्नेंट हो रहा है तो उनको इन चीज़ों की जानकारी देना, और उस चीज़ से बचने के लिए, ऐसे डिसेबल्ड चिल्ड्रन पैदा होने से बचने के लिए जो टेस्ट हम एडवाइस करते हैं वो टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए और समय पे कराने चाहिए, सो दैट एक डिसीजन आप ले सकते हो समय से पहले। अब दूसरा सिनेरियो है कि एक माता है जो 35 या 40 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो रही हैं और ये उसका दूसरा या तीसरा प्रेगनेंसी है। पहले प्रेगनेंसी में बेबी बॉर्न हुआ है जो एक जेनेटिक सिंड्रोम से ग्रस्त हैं, जैसे हीमोफीलिया हो गया, फिर थैलेसेमिया हो गया, या फिर दूसरी बीमारी जैसे डाउन सिंड्रोम, मैंने बताया आपको डाउन सिंड्रोम हो गया, या फिर एंजलमैन सिंड्रोम हो गया। तो ये बीमारियां जो होती हैं, ये बीमारियां जीन्स से आती है, मतलब उस बेबी के जीन्स में कुछ डिफेक्ट है। तो अब ये जो डिफेक्ट था ये पहले बेबी में आ गया। जब दूसरी बार वो प्रेग्नेंट हुई तो उनमें इतना धाड़स नहीं था कि वो इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे, क्योंकि पहला बेबी इतना अफेक्टेड था, उसका ख्याल रखने में, डिसेबल्ड चाइल्ड का ख्याल रखने में उनका इतना समय जाता था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि दूसरी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे या ना करे। तो तब ये सवाल दिमाग में आता है कि अगर पहला बच्चा इन बीमारियों से ग्रस्त हैं तो क्या हमारा दूसरा बच्चा भी वैसा ही पैदा होगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसका उत्तर मिलना बहुत जरूरी है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने का जो काम है वो हम करते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में कि जो पहला बेबी है उसका जेनेटिक एवेल्यूएशन करवाते हैं, उसको जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से एवेल्यूएट करवा के उसका जो जेनेटिक टेस्ट है वो करवाते हैं। उसमें जो जेनेटिक डिफेक्ट आता है वो जेनेटिक डिफेक्ट को पहले हम ढूंढते हैं कि ये जो जेनेटिक डिफेक्ट ये पहले बेबी में आया है, ये कहाँ से आया है। अब दो चीज़ें हैं इसमें कि ये आता है कि अपने आप जेनेटिक डिफेक्ट हो गया, जब गर्भ बना तो उसमें डिफेक्ट आ गया, या फिर दूसरा एक ये हो सकता है कि जो डिफेक्ट आया है ये पेरेंट्स से आया है, ये उनके पेरेंट्स मतलब माता और पिता, इनके जेनेटिक मेकअप जो था उसमें डिफेक्ट था और वहाँ से आया हुआ है। हालांकि माता पिता नॉर्मल हो सकते हैं या फिर वो अफेक्टेड भी हो सकते हैं इस सिंड्रोम से। तो इसमें जो टेस्ट हम करते हैं, जो पहले बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट मिला उसी को जिस प्रेजेंट प्रेगनेंसी में जो भी प्रेग्नेंट है माता, उस प्रेगनेंसी के चलते चलते इनिशियल जो शुरू के जो कुछ महीने होते हैं उन महीनों में हम प्रीनेटल टेस्टिंग, मतलब उस गर्भ में जो बच्चा है उसके जांच हम करते हैं, उसके हम टेस्ट लेते हैं, और उस टेस्ट लेने के बाद अगले कुछ हफ्तों में ही हम बता सकते हैं कि जो गर्भ में बच्चा है, जिस प्रेगनेंसी भी चल रही है, उस बेबी को, उस फीटस को हम कहेंगे, उस गर्भ को, क्या वो सेम बीमारी है या नहीं है। अगर वो बीमारी नहीं है तो जो कपल हैं वो आगे जाके वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू कर सकता है, डिलीवर कर सकता है और वो खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर वो दूसरा बेबी, दूसरा फीटस भी जो गर्भ है, दूसरा गर्भ भी पहले ही बच्चे की तरह अफेक्टेड है, उसको वो सेम बीमारी है जो कि पहले बच्चे को थी, तो फिर एक लीगल तरीके से परमिशन लेके उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। ऑफ कोर्स वो लोकल लॉ के हिसाब से होगा, जो मेडिकल लॉज है, गवर्नमेंट लॉज है, उसके हिसाब से उसको टर्मिनेट करके ऐसे बेबी को बॉर्न होने से हम बचा सकते हैं। क्योंकि ये जो डिसेबल्ड बेबीज है, ये इनका जो फ्यूचर है वो डिपेंड करता है उनकी प्रोग्रेस पे, उनकी लर्निंग पे, वो डिसेबिलिटी कितने परसेंटेज हैं, और ये एक बहुत बड़ा बर्डन होता है पेरेंट्स पे और इकोनॉमी पे, उस देश की इकोनॉमी पे। सो इससे बचा जा सकता है, तो वो काम भी हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैनेजमेंट में करते हैं। डॉक्टर महाजन, जिसे आपने बताया कि अगर कोई बच्चा जो है, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ही ये पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स हैं, जिसे आपने बताया कि हर देश का अपना एक कानून होता है, उसी हिसाब से उस प्रेगनेंसी को टाला जा सकता है या कुछ कदम उठाया जा सकता है। तो जिसे आप इंडिया से हैं, तो इंडिया में ये कानून अनुमति देता है? जी, इंडिया में एक कानून है जिसका नाम है MTP एक्ट। सो MTP स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये मेडिकल टर्मिनेशन, ये एक्ट बनाए हैं इसीलिए गया है ताकि जो प्रेगनेंसीज जिसमें दिक्कतें आती हैं, लाइफ को थ्रेट होता है
एक तो गर्भवती महिला के या फिर उसके होने वाले शिशु के, और कुछ और कंडीशन जिसमें सोशल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है, उन कंडीशंस में एमटीपी एक्ट काम आता है। और ये जो एमटीपीज़, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये कानून लाया गया था, ये उन लेडीज़ को हेल्प करने के लिए, उन फैमिलीज़ को हेल्प करने के लिए लाया गया था जहाँ प्रेगनेंसी नुकसान कर सकती है माता को और होने वाले शिशु को। तो ये एक्ट इंडिया में है, और इसका काफ़ी फ़ायदा रिसेंटली काफ़ी लोग अभी ले रहे हैं। ये एक्ट रिवाइज भी किया गया है, जिसमें पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब जो प्रेगनेंसी के महीने होते हैं, कुछ महीनों तक टर्मिनेशन की अनुमति गवर्नमेंट देती है। ऑफ कोर्स उसके लिए लीगल एडवाइस ज़रूरी है, उसके लिए मेडिको लीगल एडवाइस ज़रूरी है, जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट ही दे सकता है, एक गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकता है, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, दुनिया भर में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको डिसेबिलिटी, ये डिफेक्ट से वो जन्म लेते हैं। कोई आइडिया है इस स्टैटिस्टिक? अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ डिफेक्ट्स जो होते हैं जो गर्भ में होते हैं, तो वो प्रेगनेंसी अपने आप ख़राब हो जाती हैं। वो तकरीबन 3 से 4% इसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसे डिफेक्ट्स हैं जो जेनेटिक हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। तो वो डिफेक्ट जो होते हैं वो आप समझ लीजिए 1% to 1.5% हो सकते हैं। और कुछ प्रेगनेंसी जो होती हैं जिसमें जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं होते, लेकिन एक फिज़िकल डिफेक्ट हम कहेंगे कि बनावट में खोट है। जैसे कि मैं कहूँ तो जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, लेकिन बच्चों का सर, जो स्कल है, वो ठीक से नहीं बना हुआ है, ब्रेन ओपन है, या फिर पेट ठीक से नहीं बना हुआ है, या फिर हाथ पैर, एक हाथ पैर मिसिंग है, या फिर आधा मिसिंग है। तो ऐसी कंडीशन, या फिर हार्ट में डिफेक्ट है, कार्डियक डिफेक्ट हम कहेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। तो कार्डियक डिफेक्ट है जो कि आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रेगनेंसी के जो स्कैन्स करवाते हैं, इनिशियल स्कैन्स, 3रे महीने का स्कैन, 5वें महीने का अल्ट्रासाउंड स्कैन, उसमें पता कर सकते हो कि इस बेबी के हार्ट में मेजर डिफेक्ट है। तो ये पता करना ज़रूरी है, और पता करने के बाद ये डिफेक्ट किस तरह का है, क्या ये डिफेक्ट बेबी को जन्म के बाद हम ऑपरेशन करके ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या ये सिंपल प्रोसीजर होगा या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा, तो उस बेबी के बचने का चांस कितना होगा, उस बेबी के आगे ग्रोथ होने का चांस कितना होगा, ये सारा देख के फिर डिसीजन लिया जाता है। और उसके बाद फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद ये जो एक्ट हमने आपको बताया, एमटीपी एक्ट, ये फिर इसके सहारे हम उस प्रेगनेंसी का डिसीजन ले पाते हैं। ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, मतलब कपल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है, उनकी अनुमति के बाद ही ये स्टेप्स लिए जाते हैं। यानी जो हाई रिस्क वाले केसेस होते हैं, उन पे एक डिसीजन लेना पड़ता है सभी लोगों की सलाह से। जी, तो इसमें मैं कहूँगा सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट या फिर ऑब्स्टेट्रिशियन ही इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे मैं एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी स्पेशलिस्ट हूँ, अगर मैंने कुछ केस, कुछ फीटस को, इस गर्भ को मैंने डायग्नोज किया है कि इस गर्भ में ये प्रॉब्लम है, तो इसके बाद मैं उसके बारे में सलाह ले सकता हूँ जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से। सो मैं उनको भेजूँगा जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के पास, वो वहाँ से सलाह लेंगे। उसके बाद अगर एक स्पेसिफिक ऑर्गन इन्वॉल्व है गर्भ का, जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट डिफेक्ट है, कार्डियक डिफेक्ट है, तो मैं उनको भेज सकता हूँ एक पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहाँ वो कंसल्टेशन लेंगे कि हाँ, इस बेबी के हार्ट में ये डिफेक्ट है, और इसको ठीक करने के लिए हम उस बेबी के बर्थ के बाद ये प्रोसीजर कर सकते हैं, और उसके बचने के चांसेस इतने हैं। उसके बाद ये सारे डिपार्टमेंट्स को जब वो पेरेंट्स मिल के आते हैं एंड वो कंसल्टेशन लेके आते हैं, उसके बाद दे कैन टेक अ कलेक्टिव डिसीजन कि हमें इस प्रेगनेंसी में क्या करना है आगे जाके, हमने डिसीजन किस तरह लेना है, कि हमने प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाना है या फिर हमने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है विद एमटीपी एक्ट। तो आपने कभी ऐसे केस का सामना किया है जब एक महिला ने या एक परिवार ने मना कर दिया हो कि टर्मिनेशन नहीं करना है? जी, हमारे प्रैक्टिस में काफ़ी बार ऐसे होता है कि अगर पेरेंट्स वेल टू डू हो, या फिर ये ऐसी केस हैं जहाँ पे प्रेगनेंसी आईवीएफ के द्वारा हुई है, कि उनको संतान नहीं थी, उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, फाइनली आईवीएफ से प्रेगनेंसी की है। तो ऐसे केसेस में कभी कभी होता है कि अगर कोई डिफेक्ट हो
तो हो सकता है कि पेरेंट्स कहें कि नहीं, हमें वो जो मातृत्व का जो आनंद लेना है वो हम लेना चाहते हैं और हमारे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बेबी होने के बाद हम हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ठीक किया जा सके, उसके ऑपरेशंस हो सके और उसकी परवरिश करने की क्षमता हम रखते हैं। तो उस केस में डेफिनेटली हम सारी हेल्प करते हैं उस कपल को हेल्प करने की, ताकि उनका डिलीवरी एक अच्छी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में हो, जहाँ उस बेबी को, नवजात शिशु को सारा सपोर्ट, इंटेंसिव केयर से लेके ऑपरेशन से लेके सारा सपोर्ट मिल सके। हम्म, तो ऐसे बच्चे जो हैं ज़्यादा समय तक तो नहीं रह पाते हैं। ये सारा डिपेंड करता है कि उस बच्चों में क्या डिफेक्ट है, किस सिस्टम में डिफेक्ट है और वो किस सिविरिटी का है। तो वो सारा मैथमेटिक्स है कि कौन सा डिफेक्ट, किस तरह का डिफेक्ट, कितने सीवियर का डिफेक्ट और बेबी कितना रह पाएगा। सो वो कैलकुलेट तभी हो पाएगा जब बेबी इज़ बॉर्न और उसके बाद उसका असेसमेंट होता है, उसके सारे चेकअप्स होते हैं, वो सर्वाइव कर पाता है नहीं कर पाता अपने आप पे, या फिर उसको सपोर्ट सिस्टम के जैसे वेंटिलेटर हैं उसकी ज़रूरत कंटिन्यूस रहती है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने पड़ते हैं कंटिन्यूस। तो सारा कुछ एक मिला जुला खेल होता है कि वो बेबी अपने आप कितना सर्वाइव कर पाता है और हमारे सपोर्ट देने के, मेडिकल सपोर्ट के बाद वो कितना अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है या फिर इंडिपेंडेंट हो सकता है। काफ़ी बार ऐसे होता है कि ऑपरेशंस के बाद बेबी जो हैं वो अच्छा करने लगते हैं, वो डिस्चार्ज हो जाते हैं एंड दे ग्रो अप टू अडल्टहुड एंड दे आल्सो हैव देयर ओन मैरिड लाइफ एंड दे आल्सो प्रोड्यूस चिल्ड्रन। काफ़ी बार अच्छा रिजल्ट भी आता है। हाँ, जैसे आपने कहा कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं जो वॉलंटियर हैं, और आप जैसे मॉरिशस आए हैं तो आपने यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन किया, आपने काफ़ी लोगों से मुलाकात भी की, हो सकता है कुछ केसेस भी आपके सामने आए होंगे। तो आपका कोई ऐसा उद्देश्य है या कुछ करना चाहेंगे मॉरिशस के लिए? ज़रूर मैडम, मैं आया ही इस उद्देश्य से हूँ कि जो स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड चिल्ड्रन हैं उनको मैं सपोर्ट कर सकूँ, उनके पेरेंट्स को मैं सपोर्ट कर सकूँ। ये मॉनेटरी सपोर्ट नहीं होगा, लेकिन ये सपोर्ट होगा साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये सपोर्ट होगा सोशल सपोर्ट, ये सपोर्ट होगा टू एजुकेट द चिल्ड्रन, ये सपोर्ट होगा टू हेल्प द चिल्ड्रन कि इनकी जो बीमारियां हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनसे उनसे इनको बचाया जा सके। ये हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उन माताओं पिताओं को, उन पेरेंट्स को जिन्होंने इनकी देखभाल करनी है। तो उनको हम मदद कर सकते हैं, उनको हम ट्रेन कर सकते हैं किस तरह से इनकी देखभाल करना है, और उनकी मेंटालिटी चेंज करनी होगी हमें। इनको हमने समझाना होगा कि ये जो बच्चे हैं ये आपके बर्डन नहीं है, ये स्पेशली एबल्ड हैं। इनकी एबिलिटीज़ हालांकि बाकी नॉर्मल पॉपुलेशन की तरह सेम नहीं होगी, बट इनकी कुछ एबिलिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी होगी और आपको उन एबिलिटीज़ को आपने आगे बढ़ाना है और उनको बर्डन की तरह ना देख के उनको एक उनका एक हुनर डेवलप करके उनको आपने आगे बढ़ाना है लाइफ में, उनको सिखाना है, उनको पढ़ाना है। यानी जो समझ है ये आपकी ये यात्रा जो है ये पहली ही नहीं है, आगे भी आप मॉरिशस आने की इच्छा रख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं ये जो काम है एनजीओ के साथ जुड़ा रहने का, लकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहने का, ये काम हम मॉरिशस में कर ही रहे हैं। इसको और बढ़ावा देंगे और करेंगे, और फ्यूचर में भी जहाँ जहाँ मेरी मदद हो सकती है डेफिनेटली मैं वॉलंटियर बन के आऊँगा और ये काम आगे बढ़ाऊँगा। हाँ, डॉक्टर जी, जैसे हमने आज इस विषय को रखा, प्रेगनेंसी एक कैसे कहेंगे सुरक्षित मातृत्व एवं एक ऐसा स्वस्थ शिशु का जन्म हो, तो आप जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जब आप प्रेगनेंसी लेते हैं तो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लें। आप प्रेगनेंसी को प्लान करें। जब प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के लिए एक स्पेशलिस्ट के पास, एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, एक ऑब्स्टेट्रिशियन के पास या फिर एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की स्पेशलिस्ट के पास जाएं, उनको अपनी कंडीशन बताएं, आपका फैमिली बैकग्राउंड बताएं, कुछ बीमारियां आपकी फैमिलीज़ में हो सकता है चलती आ रही हो, वो आपने ज़रूर बतानी है। आपकी फैमिलीज़ में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई जेनेटिक कंडीशंस जो आपको पता है
कि फैमिलीज़ में चलती आ रही है, आपने बताने हैं। कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ये भी आपने बताना है। तो इसके बाद वो जो स्पेशलिस्ट हैं वो आपको काउंसलिंग में ये बता सकता है कि कुछ टेस्ट अगर आपने करने हैं एज अ कपल, आप क्या टेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको पता चले कि आप शादी करने के बाद आपकी जो संतान होगी उसमें कुछ चांसेस इन बीमारियों के आने के हैं या नहीं है, या फिर हैं तो कितने परसेंटेज है, और उनसे कैसे बचना है, ये ज़रूरी है। उसके बाद प्रेगनेंसी के पहले कुछ चीज़ें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कि कुछ मेडिकेशंस इन द फॉर्म ऑफ विटामिन्स हैं, वो आपने लेने होंगे। उसका मदद आपको स्वस्थ बालक, स्वस्थ शिशु होने में होगा, प्रेगनेंसी अच्छी जाने में होगा। और कुछ चीज़ें हैं जो आपने अवॉइड करनी होगी, जैसे कि आपके एडिक्शंस हो गए, वो अपने अवॉइड करने होंगे। एक्सपोजर टू सर्टन मेडिकेशन, किसी को रोमेटोइड आर्थराइटिस है, कोई मेथोट्रेक्सेट की दवाई खा रहा है, तो वो दवाई आपने को कम करनी होगी या बंद करनी होगी। कोई अगर मिर्गी की दवाई खा रहा है, फिट्स की दवाई खा रहा है, तो वो दवाई आपको चेंज करनी होगी। कोई अगर ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहा है तो दवाई आपको चेंज करनी होगी। डायबिटीज़ की कुछ दवाई खा रहा है, वो दवाई शायद आपको चेंज करनी होगी। तो ये सारी सलाह आप प्रेग्नेंट होने के पहले ही ले लें। ये पहली सलाह मेरी रहेगी। और दूसरी सलाह ये रहेगी कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो आपने जो मिनिमम मैंडेटरी टेस्ट होते हैं, जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड स्कैन्स हैं, और कुछ जेनेटिक टेस्ट भी है। तो ये मिनिमम जो पैनल है, ये अगर आप करवा ले शुरू ही प्रेगनेंसी में, इसका पीरियड स्पेसिफिक होता है, 3rd मंथ 5th मंथ, तो ये स्पेसिफिक जो जांचें हैं, ये अगर आप करवा ले तो आपकी प्रेगनेंसी की सुरक्षित टर्मिनेशन का जो है चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। आप और आपका जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, ये सुरक्षित रहने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, हायर हो जाते हैं। तो डॉक्टर राहुल महाजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये सभी जानकारियां हमारे साथ बांटने के लिए। और हम यही उम्मीद रखते हैं कि आपने जो जानकारियां दी, जो सलाह आपने दिए, उन सब पर हमारी जो भावी माताएं हैं और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वे इन पर विचार करेंगी, सोचेंगी और अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देंगी। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस प्रोग्राम को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक अन्य प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएंगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।